नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी लखनऊ से प्रियम पाठक। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रहे कानूनी दांवपेच के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज सरकार की तरफ से जारी सभी आरक्षण को ओबीसी के रद्द कर दिया है। यानी कि अब जो ओबीसी के आरक्षण थे उनको समान श्रेणी में गिनने के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने 70 पेज का जो फैसला है उसको सुनाया है और ओबीसी के लिए आरक्षित अब जो सीटें हैं उन्हें जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से निकाय चुनाव कराने का भी निर्देश जो है वो जारी किए हैं। मंगलवार को आज अहम फैसला कोर्ट की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर सुनाया गया। कोर्ट ने कहा जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज अपने 70 पेज का जो फैसला सुनाया। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सरकार की तरफ से जारी ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है साफ तौर पर। और इसके बाद अब जो प्रदेश सरकार है उसकी तरफ से कहा गया है कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग का गठन जो है वो किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के जो नागरिक हैं उनको आरक्षण की सुविधा सरकार उपलब्ध कराने की बात कर रही है। इसके साथ ही एक बात ये भी कही गई है कि जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकती है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद बीजेपी ने कैसे बिगाड़ा आपका खेल, जानकारी दे रहे हैं विशाल मिश्रा। दिल्ली नगर निगम के लिए मेयर और डिप्टी मेयर के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। रेखा गुप्ता को मेयर के लिए घोषणा की गई है तो वहीं डिप्टी मेयर के लिए कमल बागड़ी का नाम चुना गया है। आज दोनों प्रत्याशियों ने अपने नामांकन कर दिए हैं। दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना ने एमसीडी मेयर पद के बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की जानकारी दी है। दिल्ली एमसीडी मेयर डिप्टी मेयर चुनाव नामांकन कर दिया गया है। साथ ही जनवरी के पहले सप्ताह 6 जनवरी तक मेयर चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से एमसीडी के लिए शैली ओबराय को मेयर पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। एमसीडी मेयर पद के लिए नामांकन करने वाली आप उम्मीदवार शैली ओबराय दिल्ली की पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से पार्षद हैं और शैली ओबराय पेशे से प्रोफेसर हैं। आपकी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक ने शैली ओबराय के साथ 4 नामों पर मुहर लगाई थी। शैली ओबराय के अलावा इस लिस्ट में अन्य 4 उम्मीदवारों में रविंदर कौर, सात्विक चौधरी, मोहिनी जिनवाल और मोहम्मद आमिद मालिक का नाम था। तो दिल्ली नगर निगम ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिन्होंने आज नामांकन भी कर दिया है। और बीजेपी 6 जनवरी के आसपास में ये चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर के बीजेपी भी अब पूरी ताकत के साथ चुनाव में मैदान में है और उसी के साथ आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। अगर देश में कोरोना की चौथी लहर आती है तो कोरोना से निपटने के लिए देश कितना तैयार है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज अस्पतालों का निरीक्षण किया और क्या कुछ खामी पाई, बता रही हमारी संवाददाता पूजा झा। चीन में कोरोना की नई लहर ने तबाही मचा रखी है। ओमिक्रॉन का जो नया सब वेरिएंट आया है उससे हालात चीन में एक बार फिर से बेकाबू हो गए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट BF7 की एंट्री भारत में भी हो चुकी है। 1-2 केस भारत में भी मिल चुके हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जो अस्पतालों में तैयारियां हैं वो अलर्ट की गई हैं और इसी को लेकर, इसी के मद्देनजर आज देश भर के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल के दौरान मौजूद रहे। वहां पर उन्होंने सारी तैयारियों का जायजा लिया कि किस तरीके से अगर कोरोना की कोई लहर यहां पर भी आती है, रीएंट्री होती है कोरोना की, तो कैसे हम उस लहर से निपटे और उसको लेकर तैयारियों को लेकर आज सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। इसमें जो अस्पताल में कोविड संबंधी उपकरण है, ICU बेड है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, साथ ही ऑक्सीजन प्लांट है, इन सभी को लेकर आकलन किया गया और इन सब की उपलब्धता पर
जांच की गई, परीक्षण किया गया कि अगर कोरोना से यहाँ पर हालात बेकाबू होते हैं तो किस तरीके से स्थिति से निपटा जाए, भारत सरकार किस तरीके से तैयारियों को अपनी दुरुस्त कर सकती है, इसको लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देश भर में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में जो अस्पताल हैं वहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। खुद जो बड़े बड़े नेता हैं वो अस्पतालों में पहुंचे और उन्होंने मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और जांचा कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में और जो अस्पताल में जो कोविड संबंधी उपकरण हैं, बेड हैं, दवाइयां हैं, वो प्रॉपर हैं या नहीं, पूरे तरीके से हैं या नहीं। कोरोना की वेब आती है तो निपटने के लिए, उस स्थिति से निपटने के लिए कितनी दवाइयों की ज़रूरत और हो सकती है, कमियाँ कितनी हैं, उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और जाँची गई, परीक्षण किया गया, आकलन किया गया कि हमें अपनी तैयारियों को कितना और दुरुस्त करना है। इसके लिए मॉक ड्रिल किया गया देश भर के सभी अस्पतालों में। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद रहे। उन्होंने मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और अपनी मौजूदगी में किस तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन हो, किस तरीके से हालात से निपटा जाएगा, इन सभी तैयारियों को जांचा उन्होंने, परीक्षण किया है, आकलन किया गया है। वहीं कोरोना की अगर बात की जाए, फिलहाल भारत में स्थिति कंट्रोल में है, अभी संक्रमण दर ज़्यादा नहीं है। नए वेरिएंट के भी 1-2 ही केस आए हैं जिनको जो इस नए वेरिएंट से पॉजिटिव हुए हैं उनको आइसोलेट किया गया है, उनके संपर्क में आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। साथ ही केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों पूरी तरीके से अलर्ट है। कोरोना की इस नई लहर को लेकर लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा कोविड संबंधी जो भी मानक हैं, जो भी गाइडलाइन है, उनको समय समय पर पूरा किया जाए। और स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जो कोरोना से जंग में एक बेहतर, कारगर एक तैयारी हमारी साबित हो सके। कैमरामैन निक्की के साथ मैं पूछा। कर्नाटक सीमा विवाद पर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया है। ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। कर्नाटक सरकार के साथ सीमा विवाद के बीच मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया है। बता दें कि दोनों राज्यों के बीच पुनर्गठन के बाद से ये विवाद चला आ रहा है। करीब 1957 से यह विवाद लगातार बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इन 865 गांवों में रहने वाले लोगों के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा है कि हम उन लोगों के साथ हैं, उन लोगों को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा कि इंच इंच जमीन पर समाविष्टि की जाएगी और हर एक पहलुओं पर जांच करके जल्द ही इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण पर सरकार का रुख क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले 10% क्षैतिज आरक्षण पर अब राज्य सरकार गंभीर हो चुकी है। राजभवन से इस विधेयक की फाइल को लौटा दिया गया है और अब राज्य सरकार की तरफ से इस विषय पर 3 सदस्य मंत्रिमंडल की एक उपसमिति बनाई गई है। इस मंत्रिमंडल की उपसमिति के सामने राज्य आंदोलनकारियों ने अपना पक्ष भी रखा है और कहा है कि जिस पर राजभवन की तरफ से आपत्ति जताई गई है वो विधेयक सीधे तौर पर वो जो समस्या है उसका समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि कानूनी लड़ाई में राज्य आंदोलनकारियों का हक है और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तर्ज पर अपना आरक्षण की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। 1 माह के भीतर इस विधेयक को पुनः बनाकर राजभवन को देना चाहिए ताकि जो आपत्तियां हैं उनका निस्तारण हो सके और राज्य में राज्य आंदोलनकारियों को जो क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ सही समय पर मिल सके, ताकि राज्य आंदोलनकारियों के जो परिजन हैं, जो आश्रित हैं, उनको भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिल सके। ये कहा जा सकता है कि फैसला राज्य सरकार के हाथ में और देखना यही होगा कि राज्य सरकार अंतिम निर्णय क्या कुछ लेती है। कैमरामैन हसमुल्ला साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। साल 2022 का साल त्रिपुरा में आम लोगों के लिए महंगाई का साल रहा और इसी को देखते हुए त्रिपुरा सरकार ने कर्मचारियों को एक तोहफा दिया है। क्या है वो तोहफा, बता रहे हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। 2022 का साल आम लोगों के लिए महंगाई का साल रहा है। इस साल पेट्रोल से लेकर के आम लोगों की खाने पीने की चीजों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये साल महंगाई को लेकर के बड़ा साल रहा है। तो वहीं त्रिपुरा सरकार और मेघालय सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। त्रिपुरा सरकार ने डीए में वृद्धि करते हुए 12% की बढ़ोतरी की है। अब आने वाले अगले साल से त्रिपुरा सरकार के जो राज्य कर्मचारी हैं उनको 12%
महंगाई भत्ता के साथ सैलरी दिया जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने ट्वीट कर कहा कि आज हमने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA/DR में 12% की वृद्धि की है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के वेतन में DA का हिस्सा बढ़कर 20% हो गया है। बढ़ा हुआ DA दिसंबर 2022 से प्रभावी हो गया है। इस प्रकार नए साल पर मिलने वाली सैलरी में बढ़ा हुआ DA शामिल होकर आएगा। शाह के अनुसार इस घोषणा से 1 लाख से अधिक नियमित कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 80,800 पेंशन भोगियों को भी इस राहत का फायदा मिलेगा। वहीं मेघालय सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से दी जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ते में ये इजाफा जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। जुलाई 2022 से मेघालय के कर्मचारियों का DA 28% से बढ़कर 32% हो गया है। दरअसल इससे पहले 29 सितंबर को केंद्र सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी थी। अब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स के खाते में 38% के हिसाब से DA आना शुरू हो गया है। तो त्रिपुरा सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उनके DA में 12% की बढ़ोतरी की है, जो अगले साल उनकी सैलरी में जुड़ करके वो आएगा। तो वहीं बात करें अगर मेघालय सरकार की, तो मेघालय सरकार ने भी 4% की वृद्धि की है DA में। उनको भी सैलरी बढ़ कर के ही आएगी। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। और तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोरोना के आगामी खतरे को देखते हुए अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। कैसा रहा मॉक ड्रिल, बता रहे हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। देश भर में कोरोना का नया वायरस के चलते अलर्ट पर रखा गया है और आज मॉक ड्रिल भी कराई गई है। बात बुलंदशहर की करें तो बुलंदशहर के जटिया अस्पताल यानी कि L2 हॉस्पिटल कोरोना का जो बनाया है उसमें आज मॉक ड्रिल की गई है। प्रदेश के प्रभारी बुलंदशहर पहुंचकर आज कोरोना से बचने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है इसको लेकर एक मॉक ड्रिल की गई है। प्रदेश के नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रथम हमको कोरोना से बचने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको लेकर ऑक्सीजन प्लांट का जायज़ा लिया गया है। और कोरोना में जो मरीज अगर पॉजिटिव होकर अस्पताल आते हैं तो किस तरीके से मरीज को लाया जाए और कहाँ कहाँ उनको रखा जाएगा, इसको लेकर एक मॉक ड्रिल किया गया है। आपको बता दूं, बुलंदशहर के खुर्जा में L2 कोविड अस्पताल बनाया गया है, जिसमें आज मॉक ड्रिल की गई और पूरी तैयारियों का जायजा भी नोडल अधिकारी ने लिया है। बुलंदशहर से वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस। कोरोना की चौथी लहर की आशंका को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड के लक्सर में भी मॉक ड्रिल किया गया। बता रहे हमारे सहयोगी जसवीर सिंह। कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रदेश भर में अलर्ट पर है। आज प्रदेश भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में कोरोना को लेकर ही उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाओं को रखा गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान लक्सर उसके आसपास के तमाम CHCO पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने 3 अस्पतालों में जाकर के मॉक ड्रिल के दौरान तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जो कोरोना संबंधित तमाम व्यवस्थाएं उन्हें कहीं ना कहीं देखा। जहां एक तरफ मशीनों का निरीक्षण किया गया तो वहीं जो दवाइयां हैं, बेड हैं या उनसे संबंधित तमाम चीज़ें, खास तौर पर जो अवेयरनेस का यानी कि जो जागरूकता जनजागरण कार्यक्रम है उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी भी जानकारी ली गई है। आने वाले दिनों में इस दायरे को और बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए केवल स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बल्कि सामाजिक दायरा भी बढ़ना चाहिए, यानी लोगों को अवेयरनेस, खुद जागरूकता फैलानी चाहिए। जहाँ जहाँ भीड़ हो वहाँ अगर निकलें तो कम से कम मास्क लगाकर निकलें और 2 गज की दूरी का पालन जो सरकार की गाइडलाइन है उसे जरूर करें, तभी जा करके महामारी से बचा जा सकता है। जसवीर सिंह, इंडिया वॉइस, लक्सर। कोरोना आने वाले समय में और ज्यादा विकराल ना हो और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने सभी जिलों में मॉक ड्रिल के आदेश दिए थे और आज मॉक ड्रिल भी हुआ। आगरा के क्या हालात रहे, बता रहे हैं मयंक त्यागी। चीन में जिस तरीके से कोरोना की स्थिति भयावह है उसको लेके उत्तर प्रदेश सरकार भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है।
वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दिशा निर्देश के बाद आगरा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। मॉक ड्रिल में नोडल अधिकारी के द्वारा ये जांचा और परखा गया है कि आखिरकार अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाएं किस स्तर पर बनाई गई हैं। ऑक्सीजन से लेकर इक्विपमेंट, बेड आदि की व्यवस्थाओं को देखा गया है। फिलहाल देखा गया कि डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खीरागढ़ में भी व्यवस्थाओं को परखा गया। वहीं इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है कि आखिरकार कोरोना की जैसी भयावह स्थिति होती है तो आखिरकार स्वास्थ्य महकमे में की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है, उनको सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए आखिरकार क्या नए प्रयोग किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ में मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। कोरोना आने वाले समय में और ज्यादा बिखराल ना हो, इसको लेकर सीतापुर में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, बता रहे हमारे संवाददाता। चीन में कोरोना से मचे हाहाकार के बाद केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार एक्टिव मोड में है, जिसके क्रम में डिप्टी सीएम और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन सीतापुर जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल तय समय पर नहीं हो पाई। कारण ये था कि डिप्टी डायरेक्टर स्वास्थ्य आज समय पर सीतापुर जिला अस्पताल नहीं पहुंच पाए। आपको बता दें कि जब वो सीतापुर जिला अस्पताल पहुंचे, वहां पे जिला अस्पताल पहुंचकर उन्होंने कोविड वार्ड, पीकू वार्ड और ऑक्सीजन गैस प्लांट का निरीक्षण किया कि ऑक्सीजन की सप्लाई ढंग से अस्पताल में हो पा रही है या नहीं हो पा रही, और भी कई चीज़ों का उन्होंने निरीक्षण किया। चीन से वापस लौटे युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसके परिजनों की भी कोरोना टेस्ट उनका कराया गया, लेकिन उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, बता रहे हैं आगरा से मयंक त्यागी। उत्तर प्रदेश के आगरा में जिस तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए चीन से आए मैनेजर का जब सैंपल भेजा गया तो स्वास्थ्य महकमा जिस तरीके से तैयार था वो कहीं ना कहीं देखने की बात थी। स्वास्थ्य महकमे की एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है, क्योंकि जो परिवारीजन थे वो नेगेटिव पाए गए हैं। फिलहाल कोरोना जीनोम सीक्वेंसिंग की मैनेजर की रिपोर्ट आज सामने आएगी और कहीं ना कहीं रिपोर्ट के आसार जो है संभवत सही होने के सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मॉक ड्रिल और तमाम ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं तो कोरोना का ओमिक्रॉन BF.7 जो वायरस है वो कहीं ना कहीं चीन के साथ कहर बरपा ही रहा है। उसको लेकर आगरा में भी सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजामात देखे जा सकते हैं। देखने की ये बात होगी कि 37 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई, कोरोना से संबंधित सैंपल लिए गए कि लेकिन एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला, यानी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव सामने आई है। अब देखने की ये बात है कि लखनऊ KGMU में जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है आखिरकार उसकी रिपोर्ट क्या आएगी। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले अलीबाबा दास्तान काबुल सीरियल की लीड रोल एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के बाद पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा है, और इस केस में क्या नया मोड़ सामने आया है, बता रहे हमारे संवाददाता अभिषेक। धोखा और सुसाइड, एक मोबाइल फोन से खुलेगा तुनिशा शर्मा के केस का राज। मुंबई पुलिस इस केस की बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है। तुनिशा शर्मा की मौत का मामला जो कि बहुत ज्यादा गर्म आ गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार के दिन तुनिशा शर्मा अपने घर से बहुत ही हंसी खुशी निकली थी, लेकिन पहले सेट के बाद उन्होंने अपने को स्टार सीजान के साथ लंच किया। 3:15 के करीब उन्होंने खुदकुशी की। पुलिस ने बताया कि जिस दिन तुनिशा ने सुसाइड की थी तब उसके साथ आखिर क्या हुआ था। पुलिस इस मामले में अब तुनिशा और उसके दोस्त सीजान के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच भी करा रही है। इस केस में तुनिशा के करीबी और दोस्त तो इस बात पर यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं कि तुनिशा अब उनके बीच नहीं रही है। कैमरामैन निकी के साथ मैं अभिषेक भाटी, इंडिया वॉइस। उधर बिहार के रोहतास में दूसरे चरण के निकाय चुनाव की क्या कुछ है तैयारियां, बता रहे हमारे संवाददाता आनंद। चुनाव के दूसरे चरण में रोहतास जिला में शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त संपन्न कराने को लेकर रोहतास प्रशासन पुलिस पूरी तरह से तैयार है। दूसरे चरण मतदान 28 दिसंबर 2022 को होने को है। इसको लेकर तकिया बाजार समिति से मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार तथा रोहतास SP आशीष भारती ने मतदान कर्मियों को कई टिप्स दिए हैं, जहाँ शांतिपूर्ण और भय मुक्त मतदान कराने को लेकर रोहतास जिला में प्रशासन पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। वहीं रोहतास SP आशीष भारती ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी
प्रशासन पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण और भय मुक्त मतदान रोहतास जिला में नगर निकाय कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वहीं रोहतास एसपी आशीष भारती ने कहा कि भय मुक्त और शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर रोहतास जिले में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं बाइक से भी पेट्रोलिंग किया जाएगा। गौरतलब हो कि नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में रोहतास जिला में नगर निगम सासाराम तथा नगर पंचायत दिनारा और काराकाट शामिल हैं, जहां शांतिपूर्ण और भय मुक्त मतदान कराने को लेकर रोहतास प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और मतदान कर्मियों को अब तकिया बाजार समिति से रवाना करने का भी कार्य जारी है। रोहतास एसपी आशीष भारती और रोहतास जिला धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि 28 दिसंबर 2022 को रोहतास जिला में नगर निकाय के दूसरे चरण मतदान के साथ ही 30 दिसंबर 2022 को मतगणना तकिया बाजार समिति में किया जाएगा, जिसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। सासाराम से इंडिया वॉइस के लिए दयानंद तिवारी। इधर हापुड़ पुलिस ने शातिर बदमाश गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ की बाबूगढ़ थाना पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। आपको बता दें, हापुड़ की बाबूगढ़ थाना पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। वहीं घायल बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे व 1 कुंटल चोरी का तार बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश मुजफ्फरनगर व मेरठ में हुई डकैती के मामले में वांछित चल रहे थे। वहीं पुलिस इनके आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस इनके अन्य साथियों की भी तलाश में लगी हुई है, जिन्होंने 1 कुंटल चोरी के तार की घटना को इनके साथ मिलकर अंजाम दिया था। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इनके कब तक अन्य साथियों को गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर की रिपोर्ट। इधर हमीरपुर में सुनार की दुकान में डकैती से सनसनी फैल गई, बता रहे हैं रूपेश गुप्ता। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आज एक घटना बहुत बड़ी बीती रात हुई है, जहां पर बीती रात अज्ञात डकैतों ने रिहायशी इलाका सूफीगंज सुभाष बाजार है, वहां पर अली बिरदस की दुकान पर अज्ञात डकैतों ने शटर गैस कटर लगाकर शटर काटा और वहां पर जो तिजोरी रखी हुई थी और कुछ सोने गहने रखे हुए थे वो ले जाकर रफू चक्कर हो गए। और वहाँ सवालिया निशान ये भी खड़ा होता है, पुलिस की हमेशा गश्ती रहती है और चौकीदार रहते हैं वहाँ पर। ना ही पुलिस ने जिस तरह इसके पहले भी एक घटना हुई थी कुछ दिनों पहले, इसके बाद आज ये घटना बहुत बड़ी हुई है जहाँ पर हमेशा गश्ती रहती। और वहीं जो चौकीदार मौजूद था उसको बंधक बनाया और उस चौकीदार से मैंने बात करना चाहिए। उसने ये भी बताया कि मेरे उन्होंने कट्टा लगा दिया और कट्टा लगाने के बाद मुझको नीचे ले जाकर कुछ दुकान से कुछ दूर ले गए और वहाँ पर मुझको बंधक बनाया रहा है। उस बीच उन डकैतों ने वहाँ पर लूट की और मौके से फरार हो गए। इंडिया वॉइस से रूपेश गुप्ता। इधर हरदोई में शातिर चोरों ने कैसे पशु अस्पताल को बनाया निशाना, बता रहे हमारे संवाददाता आनंद तिवारी। हरदोई के सहाबाद कोतवाली से चंद कदम दूरी पर चोरों ने पशु चिकित्सालय को बनाया अपना निशाना। इनवाइटर व नगदी 4000 रुपए लेकर चोर हुए फरार। आपको बता दें, ठंड बढ़ते ही लगातार चोर सक्रिय हैं और जहां मौका देखते हैं वहीं पे हाथ साफ कर देते हैं। हालांकि जब सुबह डॉक्टर पहुंचे पशु चिकित्सालय तो वहां पर देखा ताला टूटा पड़ा था और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की है और लगातार सीसीटीवी खंगार रही है पुलिस चारों तरफ के और चोरों की पहचान करने में लगी हुई है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। उधर यूपी के प्रयागराज में बिजली पोल पर चढ़कर वीडियो शूट करना एक युवक को महंगा पड़ गया, बता रहे हैं शुएब रिजवी। संगम नगरी प्रयागराज में एक दर्दनाक वाकया आज देखने को मिला। दरअसल एक युवक ने एक बड़ी गलती करते हुए हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया और वो वहाँ पर सेल्फी लेने की कोशिश करने लगा। इस दौरान वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से वो झुलस गया और उस पोल से नीचे आ गिरा। बताया जा रहा है कि अपने दोस्तों के साथ वो वहाँ पर पहुँचा था और वहाँ पर वीडियो और सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। दरअसल अपने युवक अपने साथियों के साथ वहाँ पर जब इस तरह की घटना को कर रहा था उसके बाद ही वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद वो झुलस कर नीचे गिर गया और उसके दोस्त वहाँ से भाग खड़े हुए।
किसी तरह से ये सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घायल अवस्था में उस युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना ने एक सबक भी दिया है कि अगर इस तरह की घटना में आप इस तरह की लापरवाही करेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। इंडिया वाइज भी इस तरह की अपील करता है कि आप कभी भी इस तरह की घटनाओं में सेल्फी या वीडियो बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालें, वरना इसी तरह की घटना से आप दो चार हो सकते हैं। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में ताई ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।